पब्लिक सेक्टर बचाओ, देश बचाओ। पब्लिक सेक्टर बचाओ, देश बचाओ। पब्लिक सेक्टर बचाओ, देश बचाओ। तो इसलिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए आज भारी संख्या में। सर, ये प्राइवेटाइजेशन से मजदूरों को क्या दिक्कत हो रही है? जितने भी मजदूर, क्योंकि आज रेलवे भी देखा जाए तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो रहा है। अब 1 लाख कर्मचारी आज पहुंच गए इधर। प्राइवेटाइजेशन क्यों होता है? इतना प्रोडक्ट में इतना क्वालिटी नहीं रहते हैं। सारे करोड़ दिल्ली में बैठ जाएगी। पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, वो उसको हम लोग वो स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। वो सारों का एक ही मानना है कि पब्लिक सेक्टर बचाना है, देश बचाना है। तो दोनों को नुकसान होता है इसमें। मजदूरों को नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है। अपने उद्योग के प्रति प्यार हमको अच्छी तरह से पता है, आपको 5 साल वालों को नहीं पता। तो हम लोग भारत माता की जय के नारों के साथ मोदी जी से हमारा आमना सामना होगा। लेकिन रेलवे आज प्राइवेटाइज होता जा रहा है। उसका सामाजिक पतन हो रहा है। पूरे जो सरकारी महकमा है उसका शोषण हो रहा है। कि आपके पिताजी आपके घर को, मकान को बेच दें और आप उसमें किराएदार बन जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है। मेरे पीछे आप ये जनसभा देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पूरा का पूरा सैलाब एक मजदूर संगठन का आया हुआ है और इनका मुद्दा है कि किस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उससे रोकना है, प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। और इसी मकसद को लेकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं मजदूर संगठन से और उनकी सीधी ये मांग है जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर्स का, उसको किस तरीके से रोका जाए ताकि जो सिक्योरिटी है मजदूरों की वो जो है खत्म ना हो। और इसी को लेकर हम आज लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। ये प्रदर्शन में तमाम लोग हैं, चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर उनके क्या क्या मुद्दे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये मजदूर संगठन का है। जो पब्लिक सेक्टर में निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम मजदूर संगठन जो है वो धरना प्रदर्शन करें। सबसे पहले सर ये हम जानना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हो किस लिए रहा है और उसका मकसद क्या है? प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं और जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको धीरे धीरे जो है प्राइवेटीकरण की तरफ या उनको विनिवेशीकरण किया जा रहा है। उसी के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है संस्थान है और इन संस्थानों में जो काम करने वाले लोग हैं इनसे जुड़े हुए पूरे मार्केट हैं, आसपास के जो अस्पताल हैं, बहुत सारी सामाजिक क्षेत्र हैं जिनमें ये पूरे संस्थान काम भी करते हैं। तो इसलिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए आज भारी संख्या में यहाँ पर तिरुचिरापल्ली से जो है लोग आए हुए हैं, हैदराबाद से हमारे साथी राजकुमार जी और अपनी टीम को लेकर आए हुए हैं, भोपाल से मैं स्वयं जो है भेल भोपाल से अपनी एक टीम को लेकर आया हुआ हूँ, इसी तरह झांसी से हम लोग आए हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ करीब 500 लोग विभिन्न यूनिटों से, तिरुचि के भी लोग हमारे जो है करीब 3 दिन के सफ़र के बाद आज दिल्ली पहुँचे हैं। और इस बात को जगाने के लिए सरकार को कि आपको निजीकरण बंद करना पड़ेगा, निजीकरण इस देश में नहीं चलेगा। अगर नहीं मानोगे तो जो जनता की जो सड़कें, जो लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो काम करने वाले हों, ठेले वाले हों, जो मजदूरी वाले हैं, उन सबको साथ में लेकर के देश के अंदर एक बड़ा जन जागरण कार्यक्रम और आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी का आज यहाँ पर जो है ये दिया गया है। सर, ये प्राइवेटाइजेशन से मजदूरों को क्या दिक्कत हो रही है? जितने भी मजदूर, क्योंकि आज रेलवे भी देखा जाए तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो रहा है, क्या दिक्कत? मजदूरों को दिक्कत है। मजदूरों की जो है आज हम लोग जो काम करते हैं प्राइवेट के होने के बाद ये है कि कोई भी उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती। आपने देखा होगा कि पूरे देश में कोविड में जब जो है पूरा देश संकट में गुजर रहा था तो कोई भी जो है प्राइवेट के जो है किसी संस्थान ने जो है किसी को काम नहीं दिया। उन्होंने सारे कर्मचारियों को अपने अपने घर भेज दिया, उनके परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई नहीं पूछने वाला था, चाहे वो किसी भी जगह। आपने देखा होगा पूरा हाहाकार मच गया है पूरे देश के अंदर। लेकिन सरकारी संस्थानों ने उस टाइम जो पब्लिक सेक्टर थे उन्होंने अपने एम्प्लॉय को पूरा काम भी दिया और पूरी कोशिश की कि जो समाज के जो लोग हैं, हमारा BHL के लीजिए, हमने BHL ने जो ऑक्सीजन जो है उस टाइम जो है जो ज़रूरत थी सरकार जनता को, ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगाए। उसी टाइम जो ऑक्सीजन पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध कराई, जिससे लोगों के, हजारों लोगों की, भारत के लोगों की जान बची। ऐसा कोई प्राइवेट वाला कभी करेगा? प्राइवेट वाला जो अपना लेके अपनी दुकान लेके चला गया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को अपने जो पब्लिक सेक्टर है और सरकारी संस्थान है इनको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? भारत माता की। ये अभी देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर है, सारे पब्लिक सेक्टर से आज बड़ी संख्या में
अब 1 लाख कर्मचारी आज पहुंच गए इधर। सारे दिल्ली में जो जितना भी किधर भी सड़कों में देखे तो बीएमएस का कर्मचारी रोड पे आया था। इतना जो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट का जो रीति बदलने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटीकरण, निधीकरण, जो कारपोरेटीकरण ऐसे करे, जो कॉन्ट्रैक्टीकरण करे, जो नया जॉब किधर नहीं मिल रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर में सारे जो फिक्स्ड पेमेंट हिसाब से इसने जो सारे जो ले जा रहे हैं, इसमें देश में जो नया उद्योग नहीं मिल रहे हैं, देश में इतने जो इसे सरकार ही कहती है कि जो प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये है रेलवे में कि जो नए उभरते चेहरे हैं उनको लाना, मतलब उनको युवा को दिया जा रहा है मौका। इसको लेकर आप क्या? सर, सरकारी जो प्राइवेटाइजेशन किए तो क्या है, प्राइवेटाइजेशन किए तो इतना प्रोडक्ट में इतना क्वालिटी नहीं रहते हैं। पब्लिक सेक्टर कर्मचारी हमारा बीएमएस के क्या करते हैं, हम देश के हित में काम करेंगे, काम के लेंगे पूरे दान, जो हम सही से काम लेंगे, सही से तनख्वाह भी ले लेंगे, मगर देश के लिए काम करेंगे, हमारे क्वालिटी रहेंगे। अभी लगभग सोचो इधर बीएचएल के सारे यूनिट से इधर आए हैं, इधर 18 यूनिट से इधर आए हैं, लगभग इधर तो 2-3 हज़ार कर्मचारी बीएचएल से आए थे। ऐसे कई यूनिट से इधर हजारों में इधर सारे कर्मचारी है। गवर्नमेंट इसका रीति बदलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर रहना चाहिए। ये देश के जो भविष्य के लिए सारे हमारे जितने प्रॉफिट मिलते हैं गवर्नमेंट को हम देते हैं, पब्लिक हम जीते हैं, फिर गवर्नमेंट को भी हम चलाते हैं। गवर्नमेंट फिर इसकी सोच बदलकर सारे प्राइवेट में जो अदानी अंबानी के हाथ में लगाने के लिए हम बिल्कुल विरोधी हैं। कर्मचारी अभी इसका आंदोलन शुरू किए हैं, ये आरंभ है, ये अंतिम नहीं है। आने वाले दिन में गवर्नमेंट उसका रीति नहीं बदले, सारे असंगठित क्षेत्र भी हम इकट्ठा करेंगे। अभी सिर्फ ओनली पब्लिक सेक्टर ही इकट्ठा हो गए, आने वाले दिन में असंगठित क्षेत्र, सारे क्षेत्र की हम इकट्ठा कर दिल्ली में सड़क में आने वाले दिन में करोड़ों संख्या लगाएंगे। देश में 1 नंबर बीएमएस है, करोड़ों संख्या में बीएमएस के कार्यकर्ता है। आज अभी लाखों संख्या में इधर आए, आने वाले दिन में सारे करोड़ दिल्ली में बैठ जाएगी। गवर्नमेंट इसका कहाँ खोलना चाहिए, कर्मचारी का हित में काम करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को ऑर्डर देना चाहिए, सारे पब्लिक सेक्टर जिंदा रहना चाहिए। ये पब्लिक सेक्टर जो जब आज़ादी मिला है तब से अभी तक पब्लिक सेक्टर जो देश में चल रहे, जो पब्लिक सेक्टर वो चलना चाहिए, सारे कर्मचारी के हित में काम करना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट इसका रीति नहीं बदले तो आने वाले दिन में और आगे लड़ाई है। और क्या कहेंगे, क्या मांगे? क्योंकि मजदूरों का देखा जाए तो कहा जाता है एक स्तंभ, देश का एक स्तंभ है मजदूर, जो इनके बिना काम नहीं चलने वाला, और यही अगर धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो क्या मांगे हैं जो सरकार को जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट? जी ये देखो, हम लोग वो काम करते हैं, पहले काम करने के बाद वो हमको ये पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, वो उसको हम लोग वो स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग इधर काम करता है ना, वो प्राइवेट वाला कितना काम करते हैं उतना उससे ज़्यादा ये पब्लिक सेक्टर का काम होता है। ये पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ये मार्केट में एक चीज़ का वो प्राइस होता है ना, वो पब्लिक सेक्टर नहीं है तो वो प्राइवेट वाला ना वो क्या बोल रहे हैं ना वो ये प्राइस रहेगा। फॉर एग्जांपल वो बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल नहीं है तो इधर वो एयरटेल और वोडाफोन क्या बोलते हैं वो ये पैसे रहेगा, प्राइस रहेगा। सो इसलिए वो हमको ये प्राइवेट सेक्टर चाहिए। देन दूसरा एक चीज़ है, ये इधर वो पैंडेमिक के टाइम में वो पब्लिक सेक्टर है ना, वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर वो देश को वो पूरा काम कर रहा है। वो प्राइवेट वाला वो पूरा चुपचाप बैठ के उसको ऑफिस में बैठे रहेगा। ये प्राइवेट वाला पब्लिक सेक्टर एंड वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, वो ये इधर पब्लिक को सर्व करता है। तो इसलिए हमको बोलते हैं ये देश को कभी भी वो पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी होना चाहिए। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग बीएचएल त्रिची, तमिलनाडु। कहाँ से, किस राज्य से? तमिलनाडु से आप आए हुए, तो अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आए। सर क्या कहेंगे, अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आए हैं? मैडम हमारे यहाँ बीएचईएल से अभी विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं, विभिन्न यूनिटों से लोग आए हैं। वैसे ही पब्लिक सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कोल हो गया, नॉन कोल हो गए, ऑयल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सारे क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और सारों का एक ही मानना है कि पब्लिक सेक्टर बचाना है, देश बचाना है। हमारा मानना है मैडम कि जो सरकार के हमारे निजीकरण से नुकसान क्या हो रहा है बता रहे हैं, इसमें क्या हमारा जीडीपी बढ़ाने के लिए भी ये सरकारी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, यही हमारे लिए जो है ये मदद करते हैं। क्योंकि जो हमारा जो कर्मचारी जो पेमेंट पाता है वो इसी क्षेत्र में खर्चा करता है। और आज जो हम प्राइवेट में जाते हैं, ना तो उनको सोशल सिक्योरिटी है, ना उतना पेमेंट है, ना वो पेमेंट समय पे देते हैं, फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं देते प्राइवेट कर्मचारियों को।
वो कुछ भी नहीं, ना उनको सोशल सिक्योरिटी ना जॉब की सिक्योरिटी है। उनको ये नहीं पता है कि हमारी जॉब आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब की आप रेलवेज की बात कर रहे हैं, नीचे प्राइवेट। अगर हमें आने वाला भविष्य निर्माण करना है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा प्राइवेटाइजेशन। हम जो है हम सरकारी हमारा इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बचाओ देश बचाओ। उनका तो ये कहना है कि हम युवा को मौका दे रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए। आप युवा को तो गवर्नमेंट में भी दे सकते हैं ना। आप सरकारी वैकेंसी निकालिए, उसमें भी युवा लोग आएंगे, उनको मौका दीजिए, वो भी युवा ही आएंगे। मगर आप ऐसे युवा को लाके क्या करेंगे? जो युवा आएंगे उनको ये नहीं पता है कि हमारी कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। वह प्राइवेट में लाके ना तो उनको आपको कोई सोशल सिक्योरिटी रहेगी, ना कुछ रहेगा, ना उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी में कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम क्या ऐसा हम भविष्य बनाना चाह रहे हैं? इसका भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करता है। भारतीय मजदूर संघ कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देगा। उसके लिए आज यह आरंभ है, यह शुरुआत हो चुकी है। अगर सरकार अपनी नीति यहाँ पर नहीं रोकती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा और भारतीय मजदूर संघ उसको कड़ा से कड़ा विरोध करती रहेगी। क्या कहेंगे इसको? जय नमस्कार। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से तमाम अलग अलग राज्य से मजदूर संगठन यहाँ पे? यस मैडम, आज ये पूरा दुनिया पूरा किधर किधर से प्राइवेट चल रहा है। इसका बारे में हर एक कर्मचारी को डर लगा दिल में। आज रहता कल रहता क्या होता कौन सा टाइम में बोल के सब लोग परेशान में रह रहा। इसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए अभी बच्चे लोग नौकरी छेड़ने के लिए भी वो लोग भी डर रहे। अरे ये गवर्नमेंट सेक्टर रहता नहीं रहता कल फ्यूचर में क्या होता। और हर एक किधर भी जान दो परसेंटेज वो हिसाब से काम चल रहा। हर लोग डर रहा क्या होता एक ही दिन में इतना पब्लिक लोग आया। ये प्राइवेट होना बोल के नहीं होना बोल के गवर्नमेंट को उसका नोटिस में ले जाने के लिए इतना पब्लिक हर एक एरिया से आया। 2 दिन 3 दिन से आ गया। फ्यूचर में गवर्नमेंट सेक्टर रहना प्राइवेट नहीं जाने के लिए ये लोग पूरा जमा हो गया। फ्यूचर जनरेशन बच्चे लोगों के लिए भी ये बच्चे लोग अच्छे रहने के लिए लगाया। ऐसे सब लोगों का एक ही बात है, प्राइवेट नहीं होना। सवाल ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये चीजें थी, प्राइवेटाइज इतना था प्राइवेटाइजेशन कि ये मोदी सरकार में ही आया? ये उस जमाने में थोड़ा सा चला, बातचीत थोड़ा चला, मगर आते आते धीरे धीरे वो अंदर क्या चला कि वो ऊपर भगवान को मालूम है। अभी धीरे धीरे ये क्या हो गया, आलू पब्लिक में ज़्यादा आ रहा। किधर भी जाओ यही सुने आ रहा। हर लोग यही टेंशन में क्या होता कल का बोल के सब लोग यही सोच रहा। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आने वाले भी इस पर ज़्यादा दिमाग लगाया। हर एक आदमी हर एक एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ही डर लग गया क्या होता कल का परेशानी। प्राइवेट भी इसके एक ही है, गवर्नमेंट भी एक दिल में लगा लेना, ये प्राइवेट पर नहीं करना, गवर्नमेंट ही रहने देना, मगर उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, जरूरत नहीं है बस उतने। और अगर होता है तो अभी ऐसा ही है, कैसा भी धरना ये स्ट्राइक कैसा हो रहा है, यही माध्यम से फिर इससे और ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा होता हाँ ज़्यादा होता है उसको स्ट्राइक करना उसको और ज़्यादा करेंगे उसको। सरकार की क्या आप लोग की क्या मांग है? मैडम अभी जो हमारा भारत देश इतना डेवलपमेंट हुआ है 75 ईयर से, इसमें पूरा पब्लिक सेक्टर का हिस्से से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है पूरा मजबूत और वर्कर को जो न्याय मिला है ये पब्लिक सेक्टर से मिला है। जो प्राइवेटाइजेशन से पूरा वर्कर को नुकसान हो रहा है, इससे क्या है गवर्नमेंट भी नुकसान है। वो लोग पूरा ये उनके लिए कमा लेते हैं, वो देश के लिए नहीं कमाते। पूरा प्राइवेटाइजेशन है उनका ले रहता है। मजदूरों को इससे नुकसान है, कोई फायदा नहीं। दोनों को नुकसान होता है। इसमें मजदूरों को नुकसान है, गवर्नमेंट भी नुकसान है। पब्लिक सेक्टर से पूरा देश को अभिवृद्धि होते है, वो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रहता है। मैडम निजी कार्य से देश का भी नुकसान है, कर्मचारियों का भी नुकसान है, उद्योग का भी नुकसान है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ निजी कार्य का पुरजोर विरोध कर रहा है। पहले के कार्यकाल को देखा जाए और अब देखा जाए क्या बदलाव हुआ है? पहले क्या निजीकरण था जिस तरीके से देखा जाए, पहले क्या कांग्रेस के काल में प्राइवेटाइजेशन था कि मोदी सरकार के कार्यकाल? ये 1989-90 में जब मनमोहन सरकार की आर्थिक उदारी कड़ा आया था, उस समय देश में ओपन मार्केट किया गया था, विनिवेश के रास्ते खोले गए थे। उस समय कर्मचारियों को लोगों को समझ में नहीं आया, तब 1% 2% के नाम से उसका विनिवेश किया गया। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे सरकार पहले जो है 5% 10%, अब यहाँ तक स्थिति है कि सरकार पूरा उद्योग का उद्योग बेचना चाहती है। आज अभी एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एयर इंडिया को सरकार ने पूरा 100% बेच दिया। तो सरकार निजीकरण के बहाने, निगमीकरण के बहाने सरकारी संस्थानों को बेचना चाह रही है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ जो है वो आर्थिक नीतियाँ सही नहीं है। सरकार तो ये कहती है हम प्राइवेटाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो नए चेहरे हैं, जो युवा हैं, उनको मौका मिले।
मैडम ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार प्राइवेटाइजेशन इसलिए करती है कि उसकी आर्थिक नीतियाँ गलत हैं। सरकार की नीतियों की वजह से सरकार का वित्तीय घाटा जाता है और वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार सरकारी संस्थानों को बेच रही है, ये सच है। आप लोगों ने बजट में देखा होगा कि सरकार टारगेट रखती है कि इस साल इतना विनिवेशीकरण, अगले साल के बजट में इतना विनिवेशीकरण क्या, यानी कि सरकारी संस्थानों को बेच करके पूंजीपतियों को उनसे पैसा उठाना। तो इससे मजदूरों को, कर्मचारियों को कैसे, युवाओं को कैसे फायदा मिलेगा? इससे सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा मिलता है। वो भी जो उद्योगपति जो पैसा लगाते हैं। अडानी की बात कर रहे हैं, जो भी उद्योगपति है, अगर हम कहते हैं कोई भी उद्योगपति है, अभी टाटा ने एयरलाइंस ने खरीदा, वो घाटे पे थी, कोई कंपनी नहीं आगे आ रही थी, उसने खरीदा, अच्छी बात है। लेकिन भेल, सेल, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, ये सारी प्रॉफिट वाली कंपनियां, बीपीसीएल, जो सरकार को हजारों करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट देती है, सरकार उसको भी बेचने पे लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार सरकारी संस्थानों को बेचकर युवाओं के साथ धोखा कर रही है और सरकारी संपत्तियों को। क्योंकि कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि रेलवे जो है वो तो घाटे में जा रही है, इसलिए उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यह गुमराह कर रहे हैं। अभी सारे उद्योगों को देखिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो अपने भाड़े को रिवेन्यू करते हैं। इसके पहले आपने सरकार में देखा होगा, सरकारों ने रेलवे की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए रेलवे में 1 रुपया किराया कम कर दिया, उससे वाहवाही मिल गई। लेकिन वो 1 रुपया किराया कम करने से रेल पे आर्थिक बोझ क्या पड़ा, उसके दुष्परिणाम लोगों को नहीं समझ में आए। और सरकार अपनी बहुत सारी सब्सिडियाँ, बहुत सारी आर्थिक जिम्मेदारी, आपको पता होगा कि रेलवे में लगभग 53 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। अगर ये रेलवे प्राइवेट हो जाए, विधवा, विकलांग, कैंसर, सेना, आपात स्थितियाँ, कोला ढोना, सामान ढोना, बहुत सारे उद्योग हम रियायतें देते हैं देश को, देश की जनता को। अगर ये हमारी रेलवे प्राइवेट हो जाए तो आपको लगता है कि रियायतें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आपको सामने एग्जाम्पल है तेजस ट्रेन। तेजस ट्रेन सरकार ने चलाई, जब तक वो प्रॉफिट में रही तब तक वो चली। जैसे ही कोरोना आया, उसको सवारियाँ नहीं मिली, उसने बंद कर दी। यानी कि सीधी सी बात है कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आती हैं, वो देश की सेवा या रेल की सेवा करने के लिए नहीं आती। अगर उनको फायदा होगा तो काम करेंगी, अगर फायदा नहीं होगा तो ना तो कर्मचारियों को अपने साथ रखेंगी, ना किसी को। और सरकारें आपकी ये मांगे अगर नहीं मानती हैं तो सरकार अगर नहीं मानती है क्या कदम होगा? मजदूर यूनियन के नाते हमारा काम सरकार का हर कदम पे विरोध करेंगे। सरकार के लिए एक चेतावनी का हमने काम रखा। आपने देखा होगा ये जंतर मंतर का मैदान छोटा पड़ गया। जितने कर्मचारी हमारे जंतर मंतर के मैदान के अंदर थे, उससे कहीं ज़्यादा बाहर थे। कर्मचारियों का ये आक्रोश पूरे इंडिया का आप लोगों ने देखा है। तो सरकार को इसको चेतना चाहिए, वो सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करे। सरकार 5 साल के लिए आती है, कर्मचारी 60 साल के लिए सेवा करता है। देशभक्ति और अपने उद्योग के प्रति प्यार हमको अच्छी तरह से पता है, आपको 5 साल वालों को नहीं पता। इसलिए सरकार इस बात को समझे और उद्योगों को बचाए, जिससे देश के और युवाओं का दोनों का भला होगा। अगर आपको ये देश के साथ एपिक भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा भारतीय मजदूर संघ सदैव भारत माता की जय के साथ ही काम करते हैं। राजनीति सर्वोपरि है हमारे लिए। अगर मोदी जी, अगर आज के धरने प्रदर्शन के बाद मोदी जी इस बात की घोषणा कर दे कि निजीकरण नहीं होगा तो अच्छी बात है। अगर वो कह दे, अगर इस बात को नहीं मानते वो, तो हम लोग भारत माता की जय के नारों के साथ मोदी जी से हमारा आमना सामना होगा। बिल्कुल आमना सामना होगा। वो रोड पर उतरे 24 दिन नहीं है। कांग्रेस जैसी तानाशाह, इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह सरकार, कांग्रेस की 10 साल की सरकार चली गई, मोदी जी भी हवा में सामने सब झुक गए, बिल्कुल झुक गए। अगर मोदी जी अगर अपनी नीतियों को नहीं बदलते हैं तो 10 साल उनको बहुत हो गया। अपनी नीतियों को बदले, नहीं तो वो अपना रास्ता बदलें। इन तमाम लोगों का जो मजदूर यहाँ पे आए, अलग अलग राज्यों से आए, और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदेह है। और सरकार से ये अनुरोध है कि प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। और अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो उसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो पुरजोर चलता रहेगा। हम और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने अभी कई राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें ओपीएस का मुद्दा आप लोगों ने देखा, हिमाचल, गुजरात वगैरह में। केंद्र सरकार या कोई भी सरकार हो, अगर ओपीएस अच्छी है तो वो घोषणा कर दे घोषणा पत्र में कि जो कर्मचारियों को एनपीएस दी गई है वो हमारे नेताओं पे भी लागू होगी। लेकिन ऐसा सरकारें नहीं कर रही। इसका मतलब है सरकार धोखा कर रही है कर्मचारियों के साथ, युवाओं के साथ। जिस युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, उस युवाओं के साथ वो एनपीएस के नाम पे धोखा भी कर रही है। इसलिए सरकार को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। एक देश एक कानून, अगर वो कोई चीज़ राष्ट्र में है तो वो कर्मचारियों पर अगर लागू होता है तो आप पे भी लागू होगा। लागू होने वाला एक देश है। मैडम ये सब कहने को है, ये आपको कहने को है, देश को दिखाने के लिए। उत्तराखंड में तो हो चुका है। अभी आप बताइए, हमें एनपीएस, नेता को ओपीएस, कैसे एक कानून हम कैसे मान लें? बताइए कैसे मान लें हम? ये सब एक गुमराह करने का तरीका है। सरकार को जो वादा करती है, जो कहती है, उसको अमल करना पड़ेगा, तब इस बात को मानेंगे हम। क्या कहेंगे आप? आज इस प्रदर्शन में आप आए, कहाँ से आए? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। हम लोग कोयलरी बेल्ट में काम करते हैं
और सरकार के निजीकरण के विरोध में पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से आज नवरत्न कंपनियां जो हैं, एक एक कंपनियां को बेच के भारत सरकार ने लोगों का मुफ्त के जो पैसा बांटने का कार्य कर रही है, आने वाले दिन में देश को बहुत दुर्गति भोगना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये प्राइवेटाइजेशन सरकार की तरफ से क्यों किया जाए? ये सिर्फ बड़े लोगों को बढ़ावा देने के लिए, बड़े लोगों को बड़ा बनाने के लिए, उद्योग कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने के लिए। और कोयले में जो सुविधाएं थी इसके पूर्व में 940 मेडिकल अनफिट, वो सरकार आने के साथ ही मेडिकल अनफिट को बंद कर दिया गया। डेथ केस जो 2 साल तक डेथ केस भी बंद किया था, मजदूर का आंदोलन, भारतीय मजदूर संघ के आंदोलन के चलते इसको चालू पुनः किया गया है। मगर अभी वेज बोर्ड के भी मामला है, इसको लटकाए हुए रहता है। और 10-10 साल में सेल का जो वेज बोर्ड का मामला था उसको भी 10 साल तक लटकाया गया। इसी के विरोध में भारतीय मजदूर संघ आज आह्वान किया है, अगर सरकार बैकफुट पर ना में बात वापस ना लें तो भारतीय मजदूर संघ और इससे भी कड़ा निर्णय आने वाले दिन में लेगा। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे तमाम ऐसे मजदूर संगठन के लोग हैं जो कहते हैं कोरोना काल में, पैंडेमिक में भारतीय मजदूर जो है उनको काफी दिक्कत हुई। किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ी थी उन्हें? मजदूर संघ के जितने कर्मचारी थे कोयला में, स्टील में वगैरह में, जितने भी संस्था में, सब जम के काम किए। लोग घर में बैठे, सरकार ने लोगों को घर पर बैठाया, डंडा मारे, दुकानदार और चाय वाले को बंद कर दिए। मगर कोयला उद्योग, जिस उद्योग में हम लोग कार्य करते हैं, उस उद्योग का हर एक कर्मचारी एकदम कंटिन्यू कोयला में कार्य करते हुए देश के लिए कार्य करते रहे और देश को उजाला करने का काम किया। और उसमें बहुत से हमारा लोग का मृत्यु भी हुई, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे ताकि देश आगे जाए, देश की उन्नति हो। मगर सरकार ने कोयला के उद्योग के बारे एक भी चीज़ नहीं सोच के ये जो काम कर रही है, बहुत से सुविधाएं के कटौती करते जा रही है, बहुत से प्राइवेटीकरण के देने जा रही है। जो मजदूर रेलवे में काम करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, या जो मजदूर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं कटौती करते जा रही है, कटौती होती जा कटौती दिन के दिन प्रतिदिन कटौती होते जा रही है। और इतनी आगाह करने के बाद, सरकार को आगाह करने के बावजूद भी आगे कदम बढ़ाते जा रही है। भारतीय मजदूर संघ हर कदम पर इसको रोकने का कोशिश करता है, मगर फिर भी सरकार के सुरसा के मुंह के तरह जो बेचने वाला आदत बन चुका है, वो बेचने का प्रक्रिया चालू रखा हुआ है। और जब बेचेंगे हमारे मजदूर, आज हमें स्टैंडर्ड सैलरी मिल रहा है, आज प्राइवेट मेरे भाई को ही काम करा, 10,000 रुपये उसको देके काम करवा, ये चीज़ है प्राइवेटाइजेशन देके काम करवा रहा, वो ना अपना परिवार चला सकता है, न घर चला सकता है, न स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है। आज हैंडसम सैलरी के कारण इस देश का भी उन्नति हुआ, क्योंकि हम जैसे कर्मचारियों के बेटा डॉक्टर, इंजीनियर हैंडसम सैलरी के चलते आज 10,000 5,000 अगर सैलरी मिलेगा तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, जिससे देश का लॉस भी होगा। आपको ऐसा लगता है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया बाय द वे, तो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा? कोई फर्क नहीं, मनमर्जी काम करेंगे, वो क्रश करेंगे हमारे मजदूरों को, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम कराएंगे और जब मन होगा उसको निकाल देंगे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर आप प्राइवेटकरण कहीं कर रहे हैं तो उनकी भी मेरे तरफ सुविधाएं, सभी सुविधाएं दी जाए, मगर वो नहीं करके वो प्राइवेट को एक जालिम तरह के लोग जो आए हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लोग, उनसे उनको मुनाफा पहुंचाने का काम करें। मेरा कोयला आउटसोर्सिंग को हम जब बेचते हैं तो मेरा कोयला का दाम 1300, बड़ी बड़ी कंपनियां का जो कोयला तय करती है सरकार, तो उसको हम 1200 और 1400 रुपये तय करती है। और वही बाजार के लोगों को जब हम कोयला देते हैं तो 7,000 से 9,000 रुपये टन, तो उनको जानबूझ के बड़े बड़े कंपनियों को सरकार कोयला देने जा रही है और कोल इंडिया को बदनाम करना चाहती है। कोल इंडिया के वर्कर काम नहीं करते हैं, जिसके कारण, जबकि सब झूठा और मिथ्या है। कोल इंडिया उस जमाने में भी काम किया जब कोई संसाधन नहीं था, कम संसाधन रहते हुए पूरे देश को जगमगाया कोल में कार्य करने वाले लोग। आज झूठा इल्ज़ाम लगा के एक बेचने की साजिश है, जिसे भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिन में काफ़ी इससे बड़ा भी आंदोलन होगा और 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय मजदूर संघ इसके पर विचार भी करेगा कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है। सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये निजीकरण हो रहा है, इससे वापस पूंजीपतियों का राज आ रहा है। सदियों पहले राजा महाराजाओं का जैसा माहौल था वैसा पनपता जा रहा है। निजीकरण से जनता में, आम जनता में, देहाती जनता में भय व्याप्त है।
सेठ लोग बड़े सेठ होते जा रहे हैं, गरीब लोगों का शोषण होता जा रहा है, सत्ता अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। ये जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं को ही टेंडर हो रहे हैं, वही लोग धंधा कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इनका राष्ट्रीयकरण किया था तो लोगों में जो आर्थिक दूरी थी वो कम हो गई थी, अब आर्थिक दूरी बढ़ती जा रही है। गरीब को कोई रोजगार नहीं देता है, पूंजीपति ठोक बजा के काम ले रहा है और दाम बहुत कम मिल रहे हैं। बैंकों में जैसे आउटसोर्सिंग को महत्व दे रहे हैं, बैंक की सिक्योरिटी में आँच आ रही है। प्राइवेट लोग जो 10,000 की सैलरी में आ रहे हैं वो कुछ क्राइम कर देते हैं। क्राइम करने से जनता का, ग्राहकों का अविश्वास। आपको नहीं लगता युवाओं को रोजगार मिल रहा है? भले 10,000 15,000, लेकिन युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है प्राइवेटाइजेशन। युवाओं को रोजगार का पूरा लाभ जब मिलेगा जब ये योजनाएं, इनकी योजनाएं निम्न स्तर तक पहुँचे, मतलब न्यूनतम स्तर पर पहुँचे। ये ऊपरी तौर पे ही वाई लूट लेते हैं निजीकरण की, जबकि नीचे आम जनता के पास में कोई बेनिफिट नहीं पूछ रहा है इस चीज़ का, और इससे जनता में भी रोष व्याप्त है। और यह मतलब पुरानी जो सदियों से जो चला आ रहा था राजा महाराजाओं का, ऐसा ही माहौल पनपता जा रहा है। अमीर होता जा रहा है, गरीब। अडानी अंबानी की बात करें अगर मैं गलत नहीं होता, नहीं, अंबानी हो कुछ भी हो वो तो ठीक है, मोदी नो डाउट नंबर 1 PM है, लेकिन इनकी जो योजनाओं को जो ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, जो वहाँ नीचे के लोगों तक है, जो निम्न लोग हैं जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, वहाँ तक इनकी योजनाएं पहुँच ही नहीं पा रही है। ये ओनली दिखावा कागजों में हो रहा है, ये कागजों में सब कुछ हो रहा है। जनधन के खाते खुलवाए और जनता के पास आज की तारीख में उस टाइम पे माहौल बना के 500 रुपये भी नहीं है उनके खाते में, और आम जनता की जो मनी जोड़ी हुई थी उनको भी निकलवा लिया। उसके बाद में काला धन आएगा, काला धन का आज तक कोई सोच तो मिला नहीं, और वो जिन जनता ने लाखों करोड़ों खाते खुलवाए थे वो बैंक वालों के इतना बर्डन बन गए। और जबकि वो योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई थी वो पहुंचनी चाहिए थी, देहात में पहुंचनी चाहिए थी, गरीब आदमी के पास पहुंचनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं पहुंची है। और जो अमीर है वो अमीर बनता ही जा रहा है। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी का संपूर्ण रूप से आश्वासन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, भले चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही हो, लेकिन उनकी जो भी मतलब जो जॉब सिक्योरिटी है उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, उनकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही निजीकरण किया जा सकता है। वैसे अभी जो माहौल बना हुआ है ये जनता में भय व्याप्त है इस चीज़ का, और इससे लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है सरकार के प्रति। तो हम तो ये चाहेंगे निजीकरण को बंद किया जाए, और जो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे जो मिशन चलाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है, तो उससे जनता में दूरियां कम हो गई थी। एक गरीब का बच्चा IAS डॉक्टर बन रहा है, और ये अगर पूंजीपतियों को ये देता जाएंगे तो गरीब का बेटा वही मजदूर बन के रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मेन मुद्दा ये है कि जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। जो मजदूर है उनकी नौकरी जो है वो ना छीनी जाए। ये चीज़ें जो है लेकर यहाँ पर आए हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि कितना बड़ा प्रदर्शन जो है चल रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा अगर इसी तरीके से सरकार इनके जितने भी मुद्दे हैं वो नहीं मानती है। जो प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहे हैं, चाहे वो रेलवेज़ की बात की जाए या जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनकी बात की जाए, जिसमें मजदूर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पे किया जा रहा है। ये बड़ी जनसभा जो है वो जंतर मंतर पे की जा रही है। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से आए? बैंगलोर MES एयरफोर्स। प्राइवेटाइजेशन की तरफ आज जा रहा है देश, क्या कहेंगे इसको लेकर, जिसके लिए प्रदर्शन भी हो रहा है? आज पूरा एम्प्लॉयज़ कम हो गया, स्ट्रेंथ भी कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कम करना और नया अपॉइंटमेंट करने को अच्छा है। मैं कोरोना टाइम में 18 मंथ्स का DA नहीं मिलेगा, थोड़ा मोदी करने को अच्छा है। इनकम टैक्स ज़्यादा है ईयरली, और गरीब आदमी एक चाय पीने को GST डालेगा। क्या करना? मोदी अच्छा है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जय बोलना, और ये करने को अच्छा है। मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये आप, लेकिन मोदी सही काम करे, ये भी आप कह रही हैं। दोहरी बात कर रही हैं मैम, आप क्या कहेंगे? मोदी साहब तो रहना, मोदी साहब का जय बोल रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन नहीं करना,
सभी रिक्रूटमेंट करना एमबीएस एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेटाइजेशन को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना प्राइवेटाइजेशन को। मोदी साहब दुनिया का अच्छा कर रहे हैं, इंडिया का अच्छा कर रहे हैं, हम डिफेंस एम्प्लॉय को नहीं कर रहे। न्यूली रिक्रूटमेंट नहीं है, कार मैनुअल है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो पूरा बंद करना, एनपीएस को रिस्टोर करना, ओपन करना, वो बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत देश को अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस एम्प्लॉय को नहीं अच्छा कर रहे, इसलिए धरना मास से डिफेंस एम्प्लॉय के लिए नहीं अच्छा। क्या दिक्कतें आती हैं आपको? क्या मैडम पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट को दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कतें हो? न्यूली आउटसोर्सिंग ले रहा है, न्यूली अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी भर्ती नहीं हो रही है। नहीं हो रहा। प्राइवेटाइजेशन करने से वो सेंसिटिव लोकेशन है, आर्डिनेंस फैक्ट्री, आमनेशन फैक्ट्री, 515 हर एक चीज़ है ना, वो प्राइवेट आदमी घुस जाएगा, उसमें सिक्योरिटी पर्पस नहीं है। इसी कारण के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, और जो रह रहे हैं उसी के लिए आप काम करवाइए, उनसे काम करवाइए, सभी काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट वाला जो कर रहा है वही परमानेंट वाला भी करेगा। जो डिपार्टमेंट के लिए जो अन्याय हो रहा है, ये सरकार जो कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन करने से हमारा जो सिक्योरिटी है ना, वो सिक्योरिटी पर्पज से लॉस होगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी प्राइवेटाइजेशन में नहीं मिलेगा। इसी कारण के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक ये होता है, परमानेंट के लिए वो डर के काम करेगा, प्राइवेट वाला डर के काम नहीं करता है। इसी कारण के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। ये आर्डिनेंस फैक्ट्री आवड़ी में और ऑल ओवर इंडिया में आमनेशन फैक्ट्री सारा प्राइवेटाइजेशन करने का ये मुद्दा है, नहीं करना चाहिए। हमारा यही है। सरकार का कहना है कि ये रोजगार को बढ़ाने के लिए हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि जो युवा चेहरे हैं वो आ सके, वो काम कर सके, 10,000 में 15,000 में जितने भी वो आके काम कर सके। 15,000 20,000 देने से वो काम नहीं करता है, वो अंदर घुस के बैठे रहता है। काम बोलने से हमारा तनख्वाह कम है, हम नहीं काम नहीं करेंगे बोल रहा है, लेकिन परमानेंट वाला अच्छा काम करता है। 8 घंटा जो जाने से 8 घंटे वो बराबर करता है। ये इसी कारण हम लोग भी मालूम है, सरकार ने हमको तनख्वाह दे रहे हैं, इसका वजह से हम ईमानदारी से काम करते हैं, काम नहीं करने का चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट करने से पैसा बचेगा करके, नहीं बच सकता है, पूरा इडीी देश के लिए नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि आर्डिनेंस फैक्ट्री, आमनेशन फैक्ट्री प्राइवेट सेंसिटिव लोकेशन है, वो प्राइवेट वाला अंदर घुसना नहीं चाहिए। ये हमारा यही है मुद्दा। एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में एलआरएस नहीं रिलीज नहीं करा मैडम, 2017 से न्यूली अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। ये पूरा भर्ती करे तो आदमी लोग रहेगा, डिफेंस एम्प्लॉय जिंदा रहेगा, उसका फैमिली जिंदा रहेगा, नहीं तो डिफेंस एम्प्लॉय मर गया तो देश मर जाएगा। इसलिए जिस तरीके से बड़े उद्योग कंपनियों को भी मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये भी नुकसान है आप लोगों के लिए? क्या मैडम? बड़े उद्योग कंपनियों को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो अडानी की बात की जाए। नहीं मैडम, इसलिए मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं करना, गवर्नमेंट रहना, प्राइवेट नहीं करना। प्राइवेट करे तो हमारे देश को सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज से बात कर रहे हैं। ये धरना पर इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों डिफेंस एम्प्लॉय जिंदा रहना तो न्यूली अपॉइंटमेंट करना, देश जिंदा रहेगा। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या कदम होगा आप लोग? और तो हमारा फेडरेशन है, बीएमएस फेडरेशन है ना, भारतीय मजदूर संघ, ये नेक्स्ट क्या डिसीजन लेगा उस तरफ में फॉलो करेगा। यो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये प्राइवेट करने में आज नहीं तो कल नुकसान होगा। इसी कारण के लिए हम लोग पूरा कटा हुआ ऑल ओवर इंडिया में इधर आया। हम सरकार के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्राइवेट नहीं करना करके। किस राज्य से आप? हम लोग कर्नाटका से आए। एम्प्लॉयज यूनियन CW आर्मी बैंगलोर से आए हैं। बीएमएस सब लोग बैंगलोर से आए हैं और सबकी यही मांगे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, वो ना हो, ताकि इनकी सिक्योरिटी जो है उसको किसी भी तरीके का खतरा ना हो, इनकी नौकरी ना जाए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। ये सरकार की तरफ से इनका अनुरोध है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी इनका जो पुरजोर प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स और भी देते रहेंगे, तमाम लोगों से और भी बातचीत करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ जितने भी मजदूर संगठन आए हैं उनकी क्या राय है। हाँ सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन? मैं यहाँ पर इसी प्रदर्शन में आया हुआ हूँ और मैं भारत सरकार से सम्मानित कभी भी हूँ। पवन प्रताप सिंह निडर नाम है मेरा YouTube पे चैनल चलता है पवन की कलम से।
जिसे यूट्यूब पर भी मुझे बधाई मिल गई है 1 महीने के अंदर। मैंने इस कार्यक्रम में जो हमारे पदाधिकारी और नेताओं ने जो भाषण दिए हैं, मैं उस पर मैंने यही 4 पंक्तियाँ लिखी, मैं आशु कवि हूँ और सुना रहा हूँ। थोड़ा माइक ऊपर रखिएगा, गला बैठा। ऐ मेरे प्रधानमंत्री देश को सम्मान दो, मजदूरों से बना देश ये मत उनको अपमान दो। कलम से लेकर छैनी हथौड़ी मजदूरों ने ही चलाई है, इसीलिए तो हर पूंजीपति ने, इसीलिए तो हर पूंजीपति खाता रोज मलाई है। ऐ मेरे प्रधानमंत्री देश को सम्मान दो, मजदूरों से बना देश ये उनको मत अपनाने दो। आज हमारी सत्ता फिर भी आंदोलन को तैयार हुए, रोज कमाते खाते फिर भी तुमको ना स्वीकार हुए। ऐ मेरे प्रधानमंत्री देश को सम्मान दो, मजदूरों से बना देश ये उनको मत अपमान दे। पीछे देखा बुरा वक्त जो, अभी प्रधानमंत्री जी जो आपने पीछे कोरोना जैसा बुरा वक्त देखा है, मैं कह रहा हूँ पीछे देखा बुरा वक्त जो मजदूरों ने देश संभाला था, उसी समय प्राइवेट वालों ने मजदूरों को निकाला था, उसी समय प्राइवेट वालों ने मजदूरों को निकाला था। तब आप आगे बढ़कर आए, तब आप आगे बढ़कर आए, आत्मनिर्भरता का नारा दिया, पवन सहित सब मजदूरों को, पवन सहित सब मजदूरों उसको भी स्वीकार किया, पवन सहित सब मजदूरों ने उसको भी स्वीकार किया। ऐ मेरे प्रधानमंत्री देश को सम्मान दो, ऐ मेरे प्रधानमंत्री देश को सम्मान दो, मजदूरों से बना देश ये मत उनको अपमान दो, मजदूरों से बना देश ये मत उनको अपमान दो। बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से भी कुछ 2 लोग मजदूर संगठन की तरफ से आए हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज रेलवे पे देखा जाए, जब हम गोरखपुर की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेलवे आज प्राइवेटाइज होता जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज रेलवे, पूरा जो भारतवर्ष का रेलवे है, इसका निजीकरण और निगमीकरण बहुत मना स्थिति से भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार जहां मजदूरों के लिए भोजन, मजदूरों के लिए पानी और ईंधन की व्यवस्था कर रही है, वहीं पर सरकारी परिक्षेत्र में जो मजदूर हैं उनका शोषण कर रही है। अभी हर विभागों में मजदूरों की कमी हो गई है। मजदूरों में इसकी जो सरकारी कर्मचारी है, उनके जगह पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठेकेदार का कर्मचारी आ रहा है, उसको 5,000, 7,000, 10,000 पर भर्ती किए जा रहे हैं, उसका सामाजिक पतन हो रहा है, उसका भरण पोषण तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ ने ये मांग करने का प्रयास किया है कि अगर सरकार की नींद नहीं खुली कि इन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, उनका शोषण न हो पाए, उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, और साथ में जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके जगह पर नई भर्ती हो। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। युवाओं की भर्ती तो हो रही है, मतलब अब जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उन्हें मतलब कम सैलरी पे रखा जा रहा है। नहीं, रेलवे में भर्ती ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर हो रही है। अभी आप देखे होंगे 768 ड्राइवरों की जो भर्ती हुई है, जब 2730 ड्राइवर रिटायर हो गए और वहाँ स्थान कम हो गई तो 768 की भर्ती हुई। जब देश में 2.5 लाख अकेले NER में संख्या कम है कर्मचारियों को, तो उसमें केवल 159 लेखा कर्मचारियों की भर्ती हो करके और अभी वैसे ही रखा गया है। भर्ती पूरा नहीं किया गया, कहा जा रहा आ रहे हैं, लेकिन वो सब हवाई है। तो सूचनाएं तो अच्छी जा रही हैं, लेकिन पटल पर वो नहीं हो रहा है। सर, जैसे कि आज तमाम बड़ी कंपनी को बेचा जा रहा है सरकार की तरफ से, एयर इंडिया की बात की जाए, कितना बड़ा नुकसान है ये देश के लिए, अगर आप बता सकें? ये अभी जो
सरकार के लिए बाहर हल्ला हो रहा है कि सरकार ने तमाम बड़ी कंपनियों से चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे लिए थे, आज उन्हें प्राइवेट में दे करके और उनका वो कर्ज उतार रहे हैं। इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन करके पूरे जो सरकारी महकमा है उसका शोषण हो रहा है। इस शोषण से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आज से भारतीय मजदूर संघ ने बीड़ा कूच लिया है कि हम आंदोलन करेंगे। ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के लिए भी बहुत वो है कि मतलब मजदूरों को सिक्योरिटी नहीं मिलती है, किसी भी तरह की फैसिलिटी सुविधाएं नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी हमारे रेल में जो आरपीएफ की संख्या थी जो लगभग 1.5 लाख के आसपास थी, जब कैश बंटना बंद हो गया तो कैश गार्डों की संख्या खत्म हो गई। इन सारे लोगों की जब कमी हो जाती है तो हम एक तरह से तो इस तरह से असुरक्षित हो गए, दूसरा वित्तीय तौर पर भी असुरक्षित हैं, तीसरे सरकार का आज क्या है, अधिकारी भी किसी का अगर कैरेक्टर उसने लिख दिया सामान्य तो पता चला उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सरकार केवल दोहन कर रही है, कर्मचारी को अधिकारी का पिछलग्गू और अधिकारी को सरकार का पिछलग्गू बनाया जा रहा है। अगर ये समाप्त नहीं होता है तो फिर इसका कोई निदान नहीं है और इसका उपाय है आंदोलन। आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन से देश आगे बढ़ेगा कि घटेगा? प्राइवेटाइजेशन हो जाता है पूरी तरह। इसको कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों ने सिद्ध किया है कि हर प्रकार से सरकारी कर्मचारी ही इस देश के लिए उपयुक्त हैं। इसने साबित कर दिया कि जिस तरीके से जान पर खेल करके सरकारी, चाहे रेल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, जिस तरीके से आगे बढ़ के अपनी जान की बाजी लगाई उस तरीके से बाकी लोग काम नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं है, किंतु जो चीज़ें जो सरकारी उपक्रम चल रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन ना हो, यही सरकार के और देश के हित में है। एक आखिरी सवाल ये चलती है सर कि अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो मजदूरों का क्या स्टैंड? मजदूर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आपके पिताजी जिस घर में रहती हो आप उस घर को आपके पिताजी बेच दें और आप उसमें किराएदार हो जाओ, क्या आप चाहती हो? हम सरकार से ही कहना चाहते हैं। हमारा संगठन सीधा सा ये कहता है कि पहले देश हित फिर उद्योग हित। जब देश रहेगा, उद्योग रहेगा, तभी कर्मचारी रहेंगे। कंपनियों के हाथ सारी कंपनियां आज के डेट में ये सरकार उद्योगों को बेचने का काम कर रही है। बस सीधा सा उदाहरण हमने दिया आपको कि आपके पिताजी आपके घर को, मकान को बेच दे और आप उसमें किराएदार बन जाओ, मकान मालिक आके दूसरा जो किराया ले, आपको अच्छा लगेगा? ये न्याय है? हमारा सामान बेच करके आप गरीबों में चूल्हा बांटो, गैस बांटो, खाने को दो, ये क्या तरीका है भाई? अपना पेंशन छोड़ो ना, हमारा पेंशन तुम क्यों ले रहे हो? अपना पेंशन छोड़ो। क्यों हर विधायक हर बार जीतता, हर सांसद हर बार जीतता, हर मंत्री हर बार जीतता, क्यों पेंशन लेता है? क्यों पेंशन लेता है? पहले वो अपने सिद्ध करे कि हम पेंशन नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम अपने घर में रहेंगे, हम उसका किराया पे करेंगे। उसको क्यों नहीं सरकार सोच रही है? केवल कर्मचारी, एक कर्मचारी मिला है जिसको जितनी मारनी है मार लो, जितना उसको उत्पीड़न करना है कर लो। सरकार ये कहती है कि रेलवे नुकसान में जा रही है, इसीलिए प्राइवेटाइज। और कहाँ से नुकसान में जा रही है? अफसरों को खोजो ना भाई। एक अफसर जिस दिन भर्ती हो रहा है 6 साल में उस अफसर की क्या कहानी है? 100 रुपए का माल 500 रुपए में अफसर खरीद रहा है, सरकार आंख मूंदी बैठी है। जो सामान ओपन मार्केट में 100 रुपए में बिकता है उसी को उनका अफसर मतलब सरकार उसको 500 और 1000 में खरीद रही है। क्या आंख मूंद के बैठे हैं लोग? इसमें अफसरों की मोनोपोली चल रही है। तो बिकेगी नहीं रेल? रेल बिकेगी नहीं? हमको बताइए आप।
जिस संस्था को दो अफसर चला सकते हैं वहां तुम 32 अफसर भर दिए हो। आपको लगता है इससे रोजगार बढ़ रहा है? जी, रोजगार नहीं बढ़ रहा है इससे रोजगार क्या बढ़ेगा बताइए आप हमको बता दीजिए। युवाओं को मौका कहाँ से मौका मिल रहा है? क्यों भाई? डिफेंस में उन्होंने 5 साल का किया, 6 साल का किया ना, 5 साल का डिफेंस में भी भर्ती 5 साल का किया। क्यों नहीं वहाँ के अफसरों का भी 5 साल कर दे रहे हैं? क्यों कि इनको सिखाने वाले अफसर हैं। अगर अफसरों का भी 5 साल करो तब समझ में आता है। अफसरों का क्यों नहीं 5 साल कर रहे हो कि उनकी भर्ती केवल 5 साल होगी, उसके बाद जाके वो भी दुकान खोले कहीं। उनको भी करो, लेकिन अफसर ये नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार को नेता नहीं अफसर चला रहे हैं। अफसर वहीं चलाता है जहां उसको फायदा नजर आता है, जहां उसको कमीशन मिलता है। हम लोग का कहना सिर्फ यही है, अगर इतने के बाद और कुछ कहना चाहती हो आप कहवा सकते हो। ये कह रही हूँ कि ये कब तक चलता रहे? ये हमारा संगठन डिसाइड करता है। भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और आज देख लीजिए हर आदमी, हम लोग अपना छुट्टी, अपना पैसा, अपना टिकट करा करके हम लोग आए हुए हैं। संगठन से नहीं मिलता है। इनको नेताओं को बसों में भर करके मंगाते हैं, अपने नेताओं को, अपने लोगों को भीड़ जुटाने के लिए। तो ये संगठन जमीन से है, ये राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्र के हित में सोचता है। अगर राष्ट्र के हित में, उद्योग के हित में सरकार नहीं सोचेगी, उसकी नीतियों का विरोध करना मेरा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम संगठन जो है जिनसे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, और हर किसी का यही कहना है, जितने भी मजदूर संगठन है यहाँ पे, कि निजीकरण जो है वो पूरी तरीके से रुकना चाहिए। इससे इन्हें ही फायदा है, इससे सरकार को ही फायदा है, इससे पब्लिक सेक्टर को ही फायदा है। कैमरा पर्सन जॉनी के साथ आयुषी श्रीवास्तव, जंतर मंतर, NTV निष्पक्ष।